हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। इससे पहले हम 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। कांगड़ा की स्थापना जो थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो जो वर्तमान में कांगड़ा है, इससे पूर्व देखें तो कांगड़ा की त्रिगर्त की स्थापना जो थी भूमिचंद द्वारा की गई थी और ये महाभारत काल से पूर्व इसकी स्थापना जो है मानी जाती है। इस वंश के 234वें जो राजा थे, राजा सुशर्मा जी, उन्होंने त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना की थी। वैसे राजधानी बनवाया था। इससे पूर्व जो था त्रिगर्त की राजधानी संभवतः जालंधर मानी जाती थी, तभी इसे जलंधरायण नाम से भी पुकारा जाता था। नगरकोट त्रिगर्त की पूर्व में ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। प्राचीन काल में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर व कुल्लू के क्षेत्र जो थे त्रिगर्त के अंदर ही आते थे। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इसमें से, नगरकोट के किले या कांगड़ा किले, या इसको हम भीमकोट किला भी के नाम से भी जानते हैं। तो आप तीनों नाम याद रखेंगे, नगरकोट, कांगड़ा या भीमकोट किला। इसका निर्माण किसने करवाया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये करवाया था राजा सुशर्मा ने। और ये जो हमारा कांगड़ा किला है, ये दो नदियों बाणगंगा, वो जो माझीगन नदी है, इन नदियों के किनारे बसा है। हर्ष 607 से 647 ईस्वी के समय जब जलन कश्मीर से नेपाल तक सब जो था जलंधर, मतलब इसमें बताया गया है कि जब हर्ष राजा था 607 से 647 तक, तब कश्मीर से नेपाल जो था वो सब हर्ष के अधीन ही था, जिसमें जलंधर, त्रिगर्त और कुलुत जो थे सारे क्षेत्र हर्ष के अधीन ही थे। तारीख ए यामिनी के लेखक जो थे उतबी, तो ये क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि तारीख ए यामिनी के लेखक कौन थे। तो उनका नाम था उतबी। तो उतबी के अनुसार जो था महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में अपने चौथे अभियान के समय पंजाब व कांगड़ा क्षेत्रों को लूटा। उस समय नगरकोट दुर्ग को भीमनगर नाम से भी जाना जाता था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद्र। तो ये देखिए, मैंने बोल्ड में और बड़े लेटर्स में इनको लिखा है, तो इनको आप याद रखेंगे। जो चीज़ें ऐसे हाईलाइट की गई हैं, 1009 में महमूद गजनवी के समय आक्रमण जब हुआ था, तो उस समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद्र था। 1043 ईस्वी तक कांगड़ा किला तुर्कों के यानी गजनवी के अधीन रहा, जिसके बाद 1043 ईस्वी में तोमर राजाओं ने इसे आज़ाद करवाया तुर्कों से। लेकिन 1051 या 52 में पुनः यह तुर्कों के अधीन चला गया। वो 1060 ईस्वी में किला पुनः कांगड़ा के राजाओं के कब्जे में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। 1170 ईस्वी में त्रिगर्त के राजा पदमचंद के छोटे भाई पूर्वचंद ने जसवां रियासत की स्थापना की थी। तो ये हम जसवां रियासत को आगे अलग से भी डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहास का पता हमें कांगड़ा घाटी के वैद्यनाथ मंदिर के 2 शिलालेखों से पता चलता है। तो ये वैद्यनाथ मंदिर जो है, इसमें जो 2 शिलालेख मिले थे वो शारदा लिपि में लिखे मिले हैं। तो इनसे हमें 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पूर्वार्ध का पता चलता है इतिहास का। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा पृथ्वीचंद था। ऊपर आपने पढ़ा 1009 में महमूद गजनवी के समय जो था कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद्र, जबकि यहाँ 1337 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया तब कांगड़ा का राजा पृथ्वीचंद था। और 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक के समय कांगड़ा पे आक्रमण हुआ तो उस समय कांगड़ा का राजा था रूपचंद। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अलग अलग डेटें हैं इसमें। 1009, 1337 और 1365। जगदीश चंद्र, पृथ्वीचंद और रूपचंद, ये कांगड़ा के राजा रहे हैं। रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाम के नाटक जो है धर्मचंद में मिलता है, जो कि 1562 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। तो जब ये आक्रमण हुआ था फिरोज शाह तुगलक ने, इसी ने जो था
ज्वालामुखी में 1300 किताबों का जो था अनुवाद फारसी में करवाया था और उसे वो अपने साथ ले गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किसने करवाया था। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी में जो था लाइब्रेरी को तहस नहस किया था और वहाँ से 1300 किताबों का अनुवाद करवा के वो चला गया था। राजा हरिचंद और करमचंद तथा गुलेर रियासत, इसके बारे में देखेंगे हम। 1405 में हरिचंद कांगड़ा का राजा बना। एक बार वो शिकार खेलने गया, वो कुएं में गिर गया, या कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कि वो जंगल में खो गया। कुछ दिनों तक घर न आने के कारण, मतलब राज्य में वापस नहीं लौटा, उसके कारण उसके छोटे भाई करमचंद को जो था राजा बना दिया गया। तो जब हरिचंद वापस नहीं आया तो करमचंद राजा बन गया। कुछ समय बाद जब हरिचंद वापस लौटा तो उसे अपने भाई के राजा बनने का समाचार मिला, तो वो राज्य में वापस नहीं गया तथा बाणगंगा के किनारे एक दुर्ग पर हरिपुर नामक नगर की उसने स्थापना की, हरिचंद ने, जो आगे गुलेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसे हुई गुलेर की स्थापना। क्वेश्चन आया था इसमें से, गुलेर या पुराना नाम ग्वालियर भी है, ग्वालियर भी कहते थे गुलेर को, इसकी स्थापना हरिचंद ने कब की थी? तो 1405 ईस्वी में की थी हरिचंद ने गुलेर की स्थापना। ख्वाजा खां को शेरशाह सूरी 1540 दिल्ली पर अधिकार द्वारा कांगड़ा पर अधिकार करने भेजा गया, जिसने किले पर अधिकार कर मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ डाला। तो क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने ख्वाजा खां को भेजा था कांगड़ा पर अधिकार करने के लिए, जिसने क्या किया, किले पर अधिकार कर मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ डाला था। अब आगे देखते हैं हम राजा जयचंद, विधिचंद व अकबर के बारे में। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1570 में राजा जयचंद कांगड़ा का राजा बना, जिसे अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से दिल्ली बुलाकर धोखे से बंदी बना लिया था। तो राजा जयचंद का पुत्र विधिचंद ने 1572 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर ने हुसैन कुली खां को कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए कांगड़ा भेजा, परंतु हुसैन मिर्ज़ा व मसूद मिर्ज़ा के पंजाब आक्रमण की वजह से किला छोड़ना पड़ा, मतलब इस अभियान को बीच में ही छोड़ना पड़ा। अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा था। तो नेक्स्ट भी पढ़ते हैं हम, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। 1588 में, या कहीं 89 भी लिखा होता है, में पुनः जो था विधिचंद व पहाड़ी राजाओं ने मिलकर, यानी विधिचंद के नेतृत्व में ही पहाड़ी राजाओं ने मिलकर अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन विधिचंद को हार मिली। वो साथ ही विधिचंद के पुत्र त्रिलोक चंद को भी अकबर ने बंधक के तौर पर रख लिया, ताकि विधिचंद फिर से विद्रोह न कर सके। तो ऐसा हुआ कि कांगड़ा का राजा था जयचंद, तो उसको रामचंद की सहायता से, जो कि गुलेर का राजा था, धोखे से बुलाया गया दिल्ली, और वहाँ अकबर ने उसे बंदी बना लिया। तो विधिचंद, जो कि उस टाइम नाबालिग था, तो उसको जब ये पता चला तो उसने विद्रोह किया, लेकिन उस विद्रोह का कोई खास असर हुआ नहीं, जो 1572 में किया था विधिचंद ने। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1588 और 89 के विद्रोह से ही पूछा जाता है कि इस सन में, या तो 1588 लिखा हो गया 1589 में, किस राजा, कांगड़ा के राजा के नेतृत्व में अकबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ। तो उसका राइट ऑप्शन होगा विधिचंद के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन फिर जब इसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने देखा कि ये बार बार विद्रोह कर रहा है, मतलब विधिचंद, तो उसने क्या किया, जो विधिचंद का पुत्र था त्रिलोक चंद, उसको एक तरह से बंधक, मतलब उसको बोला कि इसके ये दिल्ली में रहेगा, राजमहल में, वहाँ इसका पालन पोषण किया जाएगा, ताकि जैसे ही अगर विधिचंद फिर से यहाँ पर विद्रोह करता तो अकबर जो था त्रिलोक चंद को नुकसान पहुँचा सकता था दिल्ली में। तो इस चीज़ से बचने के लिए, विद्रोह से बचने के लिए, विधिचंद के पुत्र त्रिलोक चंद को अकबर ने बंधक के तौर पर, देखा जाए तो, दिल्ली में रख लिया था। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन भी ऐसा ही आया था आगे। कांगड़ा का वो राजा जिसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो राजा विधिचंद था। आगे आते हैं, त्रिलोक चंद 1605 से 1612 व हरिचंद 1612 से 1627, ठीक है। जहांगीर के ये समकालीन राजा थे। जहांगीर ने नवाब अली खां को 1620 में कांगड़ा किले पर कब्जा करवा किले का पहला मुगल किलेदार बनाया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि
कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था? तो उसका नाम था नवाब अली खां। तो 1620 में ये बना था और इसको जहांगीर ने भेजा था। 1615 ईस्वी में प्रथम यूरोपियन थॉमस कोरिएट ने कांगड़ा की यात्रा की थी। 1832 में विलियम मूर क्राफ्ट कांगड़ा आए थे। आगे देखते हैं। तो ये वही विलियम मूर क्राफ्ट थे जो कि 1820 में लद्दाख जाते समय कुल्लू पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे। तो ये उस टाइम 1820 में लद्दाख जा रहे थे कुल्लू होके। तो 1832 में आए थे कांगड़ा। आगे देखते हैं। जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ 1622 में सिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा आया। वो पठानकोट नूरपुर होते हुए वापस गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जहांगीर अपनी पत्नी के साथ नूरजहां के साथ कब आया था? 1622 में आया था कांगड़ा। विजय रामचंद 1660 से 1697 ईस्वी ने बीजापुर, जिसको हम ध्वंस प्राय शहर के नाम से मतलब बीजापुर को ध्वंस प्राय नाम से भी जाना जाता था, तो उसकी नींव रखी थी और इसे कांगड़ा की राजधानी बनाया था। तो अपने नाम के ऊपर विजय राम ने बीजापुर शहर की नींव रखी थी। इसके बाद आलमचंद हुआ 1697 से 1700 तक राजा। तो इसने अपने नाम पर आलमपुर शहर की नींव रखी और उसे 1700 रखी। वो 1700 ईस्वी तक इसे राजधानी बनाए रखा। मतलब 1700 से 1748 तक इसने इसको राजधानी बनाया। नवाब सैफ अली खान 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार था। तो आपको बताया 1620 में पहली बार जो किलेदार बना था वो था नवाब अली खां, और जो 1740 में अंतिम मुगल किलेदार था वो था नवाब सैफ अली खां। दोनों के नाम सेम सेम ही है, याद रखने में इजी है और ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। घमंड चंद 1751 से 1774 ईस्वी ने सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। ये हम हमीरपुर में भी पढ़ चुके हैं जब हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्कस की थी। वो 1761 से 1824 तक सुजानपुर को राजधानी बनाया था। संसार चंद के बारे में भी हमने डिस्कस किया था जब हम हमीरपुर पढ़ रहे थे। तो संसार चंद 1775 से 1824 ईस्वी संसार चंद ने कांगड़ा किले पर अधिकार करने के लिए जय सिंह कन्हैया को बुलाया था, क्योंकि किला जो था वो नवाब सैफ अली खां के अंडर था। तो संसार चंद मतलब अपने पूर्वजों का किला ये वापस अपने अधिकार में लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, किले पर अधिकार करने के लिए जय सिंह कन्हैया को बुलाया। तो नवाब सैफ अली खां की जब मृत्यु हो गई 1783 में, तो किला जो था जय सिंह कन्हैया ने किले पर अधिकार कर लिया तथा 4 साल तक तो उसने किला अपने अंडर ही रखा। 1787 में संसार चंद को किला सौंपकर संसार चंद से उसने मैदानी भाग लिए इसके बदले में, तब उसको किला वापस किया। संसार चंद ने रिहलू क्षेत्र के लिए चंबा के राजा को नेरटी शाहपुर में हराया था। तो जो रिहलू क्षेत्र है उपजाऊ माना जाता था, तो संसार चंद ने इस पर कब्जा करने के लिए चंबा के राजा को हराया था। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 सालों तक नादौन में कैद रखा था संसार चंद ने, तथा 1794 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया, और यही आक्रमण जो था संसार चंद का पतन का कारण भी बना था। बिलासपुर जीतने के बाद 1795 ईस्वी में संसार चंद ने झंझियार धार पर छातीपुर किले का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बिलासपुर में किसी किले का निर्माण करवाना, वो भी कांगड़ा के राजा द्वारा, ये थोड़ा सा मतलब ऑड लगता है पढ़ने में, तो इसलिए हम गलती कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे जब 1794 में बिलासपुर पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जीत लिया था, कुछ क्षेत्र को संसार चंद ने, तो उसने छातीपुर किले का निर्माण करवाया था झंझियार धार पर। कलूर के राजा महान चंद था उस समय जब ये बिलासपुर पर आक्रमण किया था, तो उसने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को बुलाया संसार चंद पर आक्रमण करने के लिए, जिसने 1805 में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की सेनाओं को मिलाकर महल मोरिया में संसार चंद को हराया था। महल मोरिया ये हमीरपुर में है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के टाइम में डिस्कस किया था। बाद में 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया। इसके लिए संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह को किला
कांगड़ा किला वो 86 गांव देने पड़े थे, माफ़ कीजिए 66 गांव देने पड़े थे। तो क्योंकि अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हरा दिया था और संसार चंद जो था किले में छुपा हुआ था, तो वो चुपचाप किले से बाहर निकला, महाराजा रणजीत सिंह से मिला कि मेरी मदद कीजिए अमर सिंह थापा को उड़ाने के लिए। तो ज्वालामुखी संधि हुई, जिसके बाद जो था रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया और इसके बदले में संसार चंद को जो था रणजीत सिंह को कांगड़ा किला वो 66 गांव देने पड़े थे। इसमें क्वेश्चन भी दिखाया गया, ऐसे पूछा था कांगड़ा को गोरखों या अमर सिंह थापा से मुक्त करवाने के लिए संसार चंद ने किसकी सहायता ली थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा किले मिलने के बाद किसे नाजिम या गवर्नर बनाया था उसका? तो उसके बाद देसा सिंह मजीठिया को बनाया था रणजीत सिंह ने गवर्नर, किलेदार या नाजिम, कुछ भी बोलिए। ज्वालामुखी संधि कब और किस किस के बीच हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1809 में हुई थी, संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच। अनिरुद्ध चंद जो था ये संसार चंद का पुत्र था। 1824 में ये जब मृत्यु हो गई संसार चंद की तो ये राजा बना। रणजीत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री जो राजा ध्यान सिंह था, जो कि जम्मू का राजा था, के पुत्र हीरा सिंह के लिए अनिरुद्ध की बहन का हाथ मांगा था, लेकिन अनिरुद्ध अपनी बहन का विवाह जो था अनिरुद्ध ने टिहरी गढ़वाल के एक राजा से कर दिया। मतलब इसका मतलब ये था कि अनिरुद्ध रणजीत सिंह के सामने नहीं झुकना चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया था, अपनी बहन का विवाह जो था, जहाँ पे रणजीत सिंह बोल रहा था कि मेरे प्रधानमंत्री के जो पुत्र है ध्यान सिंह का पुत्र हीरा चंद से करवा दो, लेकिन उन्होंने अनिरुद्ध ने जानबूझ के ये नहीं करवाया। तो प्रथम सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को क्या हुआ, कांगड़ा जो था अंग्रेजों के अधीन चला गया। अब हम पढ़ेंगे जो कांगड़ा से शाखाएं निकली हैं आगे। जसवां सबसे पहले है, इसमें देख लेते हैं। जसवां 1170 ईस्वी में कांगड़ा के राजा पद्मचंद के छोटे भाई पूर्व चंद ने होशियारपुर के जसवां दून में जसवां की स्थापना की थी। वह जसवाल वंश की, जो कि जसवाल सरनेम लगाते हैं, वंश की नींव रखी थी तथा जेंजो में अपना निवास स्थान बनाया था। तो क्या हुआ, 1572 ईस्वी में जब गुलेर की राजा रामचंद्र की सहायता से जब कांगड़ा के राजा जयचंद को अकबर ने बंदी बनाया, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो जयचंद दिल्ली जाने से पूर्व अपना पुत्र जो नाबालिग था विधि चंद को ये छोड़ गया था जसवां के राजा गोविंद चंद के पास और उसे राजपाट का कार्यभार सौंपकर तब जयचंद दिल्ली गया था, क्योंकि उसको दिल्ली जाने से पूर्व ही आभास था कि अकबर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। तो राजा उमेद सिंह 1854 ईस्वी में जसवां का अंतिम राजा बना। इसके बाद अंग्रेजों ने उमेद सिंह को नज़रबंद कर जसवां रियासत को जो था जब्त कर लिया था। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है हमें जसवां से। इसकी स्थापना 1170 में हुई थी, पूर्व चंद ने की थी। यही कुछ डेट्स याद रखनी है। गुलेर के बारे में थोड़ा ज़्यादा है पढ़ने के लिए। गुलेर का नाम ग्वालियर नाम से भी इसको पहले जाना जाता था, जिसकी स्थापना की थी हरिचंद ने। वही जो जंगल में खो गया था, कुएं में गिर गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो वो वापस अपने राज्य नहीं लौटा, बल्कि उसने हरिचंद ने 1405 में स्थापना की गुलेर की। बाणगंगा नदी के किनारे, दोनों किनारों पर बसी रियासत, एक तरफ हरिपुर है तथा दूसरे तरफ गुलेर है। तो हरिचंद ने यहाँ हरिपुर नाम का किला भी बनवाया तथा हरिपुर को गुलेर की राजधानी बनवाया था। राजा रामचंद हुए थे उसके बाद गुलेर में 1540 से 1570 तक। तो इसने क्या किया था, अकबर की सहायता की थी कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने के लिए। तो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो चीज़ों को रिलेट कर रहे होंगे। ये जो देखो जसवां का जो राजा था रामचंद, तो आप रिलेट कर रहे होंगे चीज़ों को, तो देख रहे होंगे कि ये जो राजा जयचंद था इसी को बंदी बनवाया था अकबर से, जिस राजा के बारे में वो हम पढ़ रहे हैं, राजा रामचंद। तो ये यही राजा था, राजा रामचंद। तो उसके बाद राजा रूपचंद हुए।
गुलेर में 1610 से 1635 कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए मुगलों की मदद की तथा जहांगीर ने इसके लिए रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने किसे बहादुर की उपाधि दी थी, तो ये दी थी राजा रूपचंद को, जो कि गुलेर का राजा था। फिर उसके बाद मानसिंह हुए 1635 से 61 तक। तो शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि किसे दी थी, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि मानसिंह ने दी थी शेर अफगान की उपाधि, मानसिंह को दी थी शेर अफगान की उपाधि शाहजहां ने। तो क्योंकि मानचंद ने मनकोट व तारागढ़ किले पर कब्जा किया था, इसलिए दी थी। मानगढ़ किला मानसिंह ने बनवाया था। इसके बाद राजा राज सिंह हुए 1675 से 1695 ईस्वी। तो इन्होंने क्या किया, चंबा के राजा चतर सिंह, बसोली के राजा धीरज पाल और जम्मू के राजा किरपाल के साथ मिलकर मुगलों को हराया था राजा राज सिंह ने। इसके बाद प्रकाश सिंह हुए 1760 से 1790 के समय। तो घमंड चंद व बाद में रसनसार चंद ने गुलेर पर कब्जा कर लिया। भूप सिंह 1790 से 1820 ये गुलेर का अंतिम राजा था। देसा सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर व कोटला किले पर कब्जा किया। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों से हरिपुर किला आज़ाद करवाया था। उस जमाने में उत्तर भारत की सोना ढालने की, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। उस ज़माने में उत्तर भारत की सोना ढालने की भट्टियाँ प्रसिद्ध थीं। गुलेर की भट्टियाँ सोना ढालने के लिए, जो सोने के आभूषण बनते हैं, वो प्रसिद्ध थी गुलेर में। विवाह में दूल्हे का जो सेहरा होता है वो पूरे उत्तर भारत में मशहूर था कि सेहरा जो है, सबसे अच्छे सेहरे बनते हैं गुलेर में। हिमाचल के निचले भागों में गाया जाने वाला गीत है सेहरा ता बणिया हरिपुरे दा। तो इस लोकगीत जो है, इसमें भी जो है तारीफ की गई है हरिपुर के या गुलेर या हरिपुर के जो सेहरे बनते हैं उसमें। तो ये लोकगीत जो है आज भी गाया जाता है। इसके अलावा ये जो कांगड़ा चित्रकला शैली का उदित जो हुआ था वो गुलेर रियासत से ही माना जाता है। 17वीं शताब्दी में पंडित सेव गुलेर का प्रसिद्ध चित्रकार रहा था। तो चलिए, इसके बाद हम सिब्बा के बारे में पढ़ेंगे। सिब्बा कुछ खास है नहीं सिब्बा में। आप सबसे पहले तो संस्थापक याद रखेंगे इन सब के। तो सिब्बा को हम डाडा सिब्बा के नाम से भी जानते हैं, और डाडा सिब्बा को पुराने ज़माने में गंधपुर का घाटा नाम से भी जाना जाता था। तो ये सब याद रखेंगे आप। इस की स्थापना जो थी गुलेर, मतलब ये सिब्बा रियासत जो थी गुलेर का ही एक भाग थी। तो गुलेर के संस्थापक हरिचंद जो थे कि चौथे पीढ़ी के राजा के छोटे भाई, मतलब ये जो थी हरिचंद की चौथी पीढ़ी थी, उसके छोटे भाई शिवराम जो था, या कहीं पर आपको इनका नाम स्वर्णचंद मिलेगा, पर मैक्सिमम जगह आपको शिवराम ही नाम मिलेगा। इन्होंने 1450 ईस्वी में, या कहीं पर आपको 1485 से 1460 भी लिखा होता है, इसके बीच जो थी स्थापना की थी सिब्बा की। जहांगीर जब 1622 में कांगड़ा आया था तो वो सिब्बा होते हुए वापस गया था, और सिब्बा पर कांगड़ा के राजा संसार चंद, गुलेर के राजा भूपचंद तथा महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा रहा है। तो सिब्बा अलग से कुछ बहुत समय तक रियासत नहीं रही है। जो इधर उधर के कांगड़ा या जैसे गुलेर थी, जो बड़ी रियासतें थी, वो इस पर कब्जा करते रहे हैं। सिब्बा शासकों का पारिवारिक नाम जो था सिवाया था। सिब्बा का अंतिम राजा राम सिंह था, जो कि 1845 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। सिब्बा के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो इससे शाखा बनी दत्तारपुर थी। तो सिब्बा रियासत का ही भाग था दत्तारपुर। इसकी स्थापना के बारे में दो मत हैं, जिसमें पहला यह है कि इसकी स्थापना 1550 ईस्वी में दत्तार चंद ने की थी, तथा दूसरा मत यह है कि लखुद चंद नामक एक राजा ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, जो पहला मत है दत्तार चंद वाला 1550, वो सही है। इसका पारिवारिक नाम डडवाल है। देखिए, सिब्बा वालों का सिवैय था, और दत्तारपुर का पारिवारिक नाम जो था डडवाल, जो सरनेम लगाते हैं, सुनते होंगे आप आजकल।
तो दत्तारपुर दस्यू तहसील के नाम से आजकल ये जाना जाता है। इसके राजा गोविंद चंद ने 1805 ईस्वी में संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी। तो जो दत्तारपुर का राजा था गोविंद चंद, उसने जो था, जब महान चंद जो बिलासपुर का राजा था, उसने गोरखों को बुलाया था संसार चंद के विरुद्ध, तो जो था ये गोविंद चंद जो राजा था दत्तारपुर का, ये संसार चंद के विरुद्ध था, मतलब इसने गोरखों की सहायता की थी। इसके अंतिम राजा जगत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया। अंग्रेजों ने उसे कैद कर अल्मोड़ा भेज दिए, जहां 1877 में मृत्यु हो गई। इसके बाद है नूरपुर। तो मेरे हिसाब से गुलेर और नूरपुर ही पढ़ने लायक हैं इनमें से। नूरपुर रियासत की स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के एक तोमर राजपूत थे जेठपाल ने 1000 ईस्वी में की थी। तो ये अलग ही राजा था चंद्रवंशी तोमर राजपूत। वह पैठान या आजकल जो पठानकोट है, इसको नूरपुर की राजधानी उस समय बनाया था। नूरपुर व पठानकोट को औदुंबर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। कैलाश पाल 1353 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक जो राजा था कैलाश पाल नूरपुर का, इसने रांकी नामक कूहल जो थी रावी नदी से पठानकोट लाई थी। तो एक कूहल को हम एक छोटी नहर बोल सकते हैं, लोकल भाषा में कूहल बोलते हैं हम, मतलब एक छोटा सा नहर जिससे पानी आता रहता है, जो अब तक है। तो कैलाश पाल ने रांकी नामक कूल लाई थी एक पठानकोट से, तो जो अभी तक एग्जिस्ट करती है। इसके बाद राजा भक्तमल 1513 से 1558 तक राजा बना। इनका विवरण जो था अकबरनामा में मिलता है भक्तमल का। इसी के समय सलीम सूरी ने मकौट किला बनवाया था, और सिकंदर शाह ने अकबर के समय 1557 में भक्तमल के सहयोग से मकौट किले में शरण ली थी, जिसके चलते जो था अकबर नाराज हो गया था और उसने क्या किया था, भक्तमल को गिरफ्तार कर लिया, वह लाहौर भेजकर वहाँ मरवा दिया। इसके बाद राजा बासदेव हुए। राजा बासदेव ने पठानकोट से जो था नूरपुर की राजधानी धमेरी लाई थी। तो नूरपुर की पुरानी राजधानी थी पठानकोट, उसको धमेरी लाया था बासदेव ने। राजा जगत सिंह 1619 से 49 ईस्वी के समय जहांगीर 1622 में धमेरी आया था। तो जब नूरपुर का राजा जगत सिंह था तब जहांगीर धमेरी आया था 1622 में। जगत सिंह ने नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया, और जो नूरपुर का राजा जगत सिंह था वो नूरजहां को जो था अपनी पुत्री की तरह मानता था, और जगत सिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। वीर सिंह 1789 से 1846 तक नूरपुर का अंतिम राजा था, जिसने रणजीत सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके चलते उसे बंदी बनाकर रणजीत सिंह ने 7 सालों तक अमृतसर में कैद रखा था। इसके बाद छोटी छोटी रियासतें हैं, 2 लाइनें हैं, देख लेते हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ही बहुत बड़ी है। कुटलैहड़ जो है यह सबसे छोटी रियासत थी। यह चौकी व कुटलैहड़ दोनों नामों से जानी जाती थी। इसके अलावा बड़ा बंगाल या बघाहल जो थी, ये भी एक छोटी सी शाखा थी। इसकी स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी, जो राजा बनने के बाद राजपूत कहलाया। तो बघाल में या बड़ा बंगाल जो बोलते हैं, यह पाल उपनाम का प्रयोग करते थे। इसके एक प्रसिद्ध राजा पृथ्वीपाल को मंडी के राजा सिद्धसेन ने 1720 में धोखे से दमदमा महल में मरवा दिया था। 1749 में मानपाल यहाँ का अंतिम राजा था। तो बंगाल से एक ही चीज़ पढ़ने लायक है कि जो इसका एक प्रसिद्ध राजा पृथ्वीपाल था, उसको मंडी के राजा सिद्धसेन ने 1720 में धोखे से दमदमा महल में मरवा दिया था। एक बार आप फिर से देखेंगे तो वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें याद करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नदियों के बारे में देखते हैं। तो ब्यास नदी कांगड़ा की प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदियों में बिनवा आ जाती है जो कि बैजनाथ से निकलती है। न्यूगल नदी है जो सुजानपुर टीरा के पास ब्यास में मिलती है। इसके अलावा बाणगंगा, देहर, चक्की, अवा, बनेड़, गज, लूणी, मन्नूणी तथा चांबी खड्ड, हरोटी खड्ड और पपलोर खड्ड जो है ये कांगड़ा से संबंधित है। एक बार आप फिर देख लेंगे इनका नाम तो आपको याद हो जाएगा। पौंग झील जो है ब्यास नदी पर ही बनी है, जिसे हम महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं। यह वर्ष 1975 में
ये बांध जो था 1975 में बनाया गया था। इस पर 356 मेगावाट का पौंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है। पौंग डैम लेक जो है 2002 में हिमाचल में जो 3 रामसर वेटलैंड साइट है उनमें से ये एक वेटलैंड साइट है। इसके अलावा आपको पता है चंद्रताल जो कि 2005 में और रेणुका 2005 में जो वेटलैंड साइट बनी थी। तो पौंग डैम लेक जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जो है रामसर वेटलैंड साइट बनी है। आगे बढ़ते हैं। झीलें, डल झील, करेरी झील, डहनासर झील, मचियाल झील। मचियाल झील के बारे में हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी जिक्र होता है मचियाल झील का। तो ये जो मचियाल झील है कांगड़ा की, ये प्राचीन मच्छिंद्र महादेव मंदिर के तट पर ये स्थित है, किनारे मतलब मंदिर के साथ ही स्थित है। ये नगरोटा बागवा मतलब ये प्राचीन मच्छिंद्र महादेव मंदिर जो है इसके मचियाल झील के किनारे पर है, जो कि नगरोटा बागवा में है। तो कहते हैं इस झील में 2 बड़ी बड़ी मछलियां हैं और मन्नत पूरी होने पर जो है भक्त मछलियों को नथ में आपको बता दूं जो नाक में पहनने वाला बालू या बाली बोलते हैं हम, वो होता है। तो वो मछलियों को भेंट करते हैं अगर किसी की मन्नत पूरी हो जाती है। इसके अलावा पौंग झील जो है जिला की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। झरने व चश्मे में देख लेते हैं। तातबनी, सुलह, भागसुनाथ, ज्वालामुखी, लूलानी, बुंदला, छोब्बू, कोपरा, सलोल आदि ये जो हैं झरने वो चश्मे। इसके अलावा सरोल जो है ठंडे पानी का चश्मा है, ये भी स्थित है कांगड़ा में, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। मंदिर जो है, मंदिर में आ जाते हैं आपके बैजनाथ, ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा, ब्रिजेश्वरी, कालेश्वर मंदिर, बगलामुखी मंदिर, मसरूर रॉक कट मंदिर, भागसुनाथ मंदिर, कुनाल पत्थरी मंदिर, नागणी माता मंदिर जयसिंहपुर में स्थित है, शीतला तोतला मंदिर, जानकीनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। इसके अलावा जो गुग्गा छतरी मंदिर है उसके अवशेष भी जयसिंहपुर में ही मिलते हैं। तो ये कांगड़ा के मंदिर थे। इसके अलावा जो ये जो जयसिंहपुर स्थान है, जगह है, ये हरोटी व पपलोर नदियों के तट पर बसा है। ऊपर हमने जब नदियाँ डिस्कस की थी ये नाम वहाँ पे आपने पढ़े होंगे। कांगड़ा के नृत्य देख लेते हैं। गुग्गा, भगत नृत्य, गिद्धा, झमाकड़ा, कटियाल ये नृत्य हैं। लोक नाट्य में आपके अलग अलग जो करियाला लोक नाट्य है इसको अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो करियाला लोक नाट्य को मंडी में बांटना बोलते हैं, बिलासपुर में स्वांग बोलते हैं, जबकि कांगड़ा में 16 भगतू या 16 भगत के नाम से ये प्रसिद्ध है करियाला लोक नाट्य। इसके अलावा चंदरौली जो है ये भी लोक नाट्य है कांगड़ा जिले का। दानपुन, बट्टा सट्टा, जिंद फूक, हर, झंझरारा, घर ज्वंतरी ये जो है गद्दी समुदाय में शादी के प्रकार हैं। और आपको पता है गद्दी समुदाय कांगड़ा और चंबा में ही बसा हुआ है, रहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है धर्मशाला में स्थित है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है। आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोड़ा है। फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कॉलेज कांगड़ा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी तलपुरा में है। अर्नी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और इसके साथ ही श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर, ये 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिला कांगड़ा में स्थित हैं। इनको आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पिछले 1-2 सालों से पूछा जा रहा है। बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 12 मेगावाट पे है। बिनवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 6 मेगावाट। गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 10.5 मेगावाट। पौंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 396 मेगावाट। और ये पौंग जो है ये बीबीएमबी द्वारा चलाया जा रहा है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी। जबकि ऊहल 399 मेगावाट जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ब्यास वैली पावर। इसके अलावा गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट तो यानी वल्चर फीडिंग स्टेशन जो है पौंग लेक में है और ये 2008 में स्थापित किया गया था। मतलब गिद्धों के लिए यहाँ पे खाना उपलब्ध होता है। मेले व त्यौहार तो नागणी मेला नूरपुर में। कालेश्वर मेला बैसाखी के दिन लगता है। ज्वालामुखी मेला नवरात्रों में। डल मेला अगस्त में लगता है। बैजनाथ मेला शिवरात्रि पर लगता है। पालमपुर लोहड़ी मेला। बाबा दयागिर मेला जो कि दौलतपुर में लगता है। धामशाह मेला। चंपा मेला जो कि दगोह पालमपुर में लगता है। श्री बाबा क्यालू छिंज मेला जो कि गंगथ नूरपुर में लगता है।
धर्मशाला समर फेस्टिवल जो मई माह में मनाया जाता है। इसके अलावा जबकि ब्रजेश्वरी धाम के मकर संक्रांति उत्सव को जनवरी 2020 में जिला स्तरीय घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं हम। धर्मशाला दशहरा को 2014 में जिला स्तरीय दर्जा मिला है। बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैजनाथ में, हिमाचल प्रदेश में या कांगड़ा जिले में कहाँ पर जो दशहरा नहीं मनाया जाता, जिसमें रावण और उसके भाइयों के पुतले नहीं फूके जाते, तो वो है बैजनाथ में, क्योंकि बैजनाथ शिव जी की नगरी मानी जाती है और जो रावण था वो शिव जी का परम भक्त था। कांगड़ा के प्रसिद्ध चित्रकार देख लेते हैं कौन कौन थे। पंडित सेऊ, फाटू, पद्मा या पुरख नाम भी है। मानकू या माणक गुल्लू जो है नूरपुर का था कांगड़ा में। शोभा सिंह आप जानते ही होंगे, शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी है, तो शोभा सिंह भी फेमस पेंटर थे। इनको पद्मश्री मिला है शोभा सिंह जी को 1983 में। इसके अलावा अमृता शेरगिल जो थी ये भी प्रसिद्ध पेंटर थी। निक्का पेंटर जो है 1765 में गुलेर से यानी कांगड़ा से ये चंबा चला गया था। डॉक्टर जेमसन के समय 1849 ईस्वी में पालमपुर में चाय की खेती शुरू हुई थी, तो देखेंगे आप। और कांगड़ा चाय जो है बाज़ार में ग्रीन गोल्ड के नाम से बेची जाती है। औदुंबरों के सिक्के ज्वालामुखी, कांगड़ा, पठानकोट वो होशियारपुर में मिले हैं। तो इसमें कुछ सिक्के कॉपर के हैं, कुछ सिल्वर के हैं। इनमें ब्राह्मी व खोष्टी लिपि अंकित है, मतलब जो भी इसमें लिखा गया वो ब्राह्मी और खोष्टी लिपि में लिखा गया है। कांगड़ा में पत्थर के हथियार 1955 में जेसी महापात्रा व बीबी लाल द्वारा खोजे गए थे। जिला के देहरा व गुलेर क्षेत्र में ये प्राप्त हुए हैं पत्थर के हथियार। दर्रे देख लेते हैं हम कांगड़ा के। भीम दसूतड़ी दर्रा जो है कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। जालसू दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। बलेनी या मनकियानी जोत भी बोलते हैं हम इसको, बलेनी या मनकियानी जोत, ये भी चंबा कांगड़ा को जोड़ती है। तेंतु दर्रा कुल्लू से कांगड़ा को जोड़ता है। मकोड़ी जोत कांगड़ा में है। गैरू जोत कांगड़ा में है। शिंगूर दर्रा जो है कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। इंद्रहार कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। तमसर दर्रा जो है कांगड़ा को बड़ा बंगाल से जोड़ता है। कड़ी कुकड़ी जोत जो है कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ती है। सारी गड़ू जो है कुल्लू को ये भी कांगड़ा से जोड़ता है। आगे देख लेते हैं। कांगड़ा किले में अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थापित है, जो मंदिर है। कांगड़ा चित्रकला जो है सुजानपुर में सक्रिय थी। कांगड़ा स्कूल का विकास जो हुआ है सुजानपुर में संसारकरण के समय ही किया गया था। आगे देख लेते हैं। बाबा कांशीराम जी के बारे में जानते होंगे आप। बाबा कांशीराम गांव पद्याल डाडा सिब्बा जो कि देहरा उपमंडल में स्थित है, ये 1916 में स्वाधीनता संग्राम में जो थे सक्रिय हो गए थे। 1919 में 2 वर्ष के लिए इन्हें धर्मशाला इनको जेल भी जाना पड़ा। अक्टूबर नवंबर 1927 में सुजानपुर के ताल नामक स्थान पर एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। इसमें मेलाराम, कुंदन लाल, सरोजनी नायडू, सरला देवी, दुनीचंद ठाकुर, हजारा सिंह, बाबा कांशीराम, चतर सिंह, गोपाल सिंह व अन्य हजारों लोगों ने भाग लिया था। बाबा कांशीराम की कविताओं व गीत को सुनकर सरोजनी नायडू ने बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी, जबकि पहाड़ी गांधी की उपाधि जो थी 1937 में होशियारपुर में कांगड़ा सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। ये हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। कांगड़ा किले का घोरना नामक स्थान जो है यहाँ पर जादू द्वारा जो है रोग मुक्त होने के लिए लोग जाते हैं। अक्षर कुंड जो है ब्रजेश्वरी मंदिर के पास स्थित है झरना, यह गुप्त गंगा के समीप है। यहाँ पर प्रेत, साया, चर्म रोग व संतान रहित स्त्रियां स्नान करने जाती हैं अक्षर कुंड में। अल हिलाल जो है पालमपुर में स्थित है। 1933 में भावानगर के नवाब ने इस नाम से ये मतलब अल हिलाल नामक महल बनवाया था। 1947 तक नवाब के लिए गर्मियों की राजधानी रहा। 1951 में ये मोटल बन गया। उससे पहले ये पंजाब सरकार का गोडाउन भी रहा है 2-3 साल। उसके बाद ये 1951 में मोटल में बदल गया अल हिलाल। बीड़ बिडिंग की पहचान आपको बताया 1978 में दिल्ली की एक कुमारी दीपक महाजन थी, उन्होंने हैंड ग्लाइडिंग के लिए की थी। उसके बाद 1984 से इसको बीड़ बिडिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। छड़ी जो है गज और चांबी नदियों के बीच है। इसे शोभानाथ की नगरी कहा जाता है। यहाँ शिव को समर्पित मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ शिव ने विष पिया था छड़ी नामक स्थान पे। जसपत नाम के राणा ने अपनी बहू इंद्रावती जिनका नाम था
जो कि सुकेत के राणा की बेटी थी, कि उसकी बलि देती थी यहाँ पर ताकि नहर में पानी आए। यह पाप जो था जसपत राणा ने जो था एक ठेंगा पंडित नामक करके पंडित था उसके कहने पर किया था। गंगथ जो कि नूरपुर में है, तो गंगथ प्रसिद्ध है बर्तनों के लिए, जिसमें बटलोही, बटलोही अगर आप नहीं जानते जिसमें धाम बनती है, पीतल का एक बड़ा सा बर्तन, जनरली आपको लोअर हिमाचल में की शादियों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लॉकर जो है सामान रखने के लिए, सेफ जो है लॉकर या अस्त्र शस्त्र पुराने ज़माने में बनते थे, वो गंगथ के ही प्रसिद्ध थे। गंगथ को जो था छोटा मुरादाबाद या पांड्यावाड़ा शहर के नाम से जाना जाता था। अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे पंजाबी टोन में, सेंट में, तो आप देखेंगे इसको पांड्यावाड़ा शहर नाम से जानते थे गंगथ को। ब्रिज स्वामी मंदिर नूरपुर किले के अंदर स्थित है। नूरपुर जो है जब्बर नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे आप। परागपुर देश का पहला धरोहर गांव है जो कि कांगड़ा में स्थित है। अंगोरा फार्म कंदवाड़ी कांगड़ा में स्थित है। इसके अलावा एक मंडी नगवाई में भी है। मिलवा नामक जगह में मत्स्य प्रजनन केंद्र है। और जो महर्षि मछली पौंग डैम में है जो है, देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है महर्षि मछली का पौंग डैम है। इसके अलावा पौंग डैम में सिंघाड़ा, रोहू व कंतला प्रजाति की मछली भी पाई जाती हैं। कांगड़ा के नगरकोट धाम को ब्रिजेश्वरी धाम भी कहते हैं। एक कथा के अनुसार देवी द्वारा जब जलंधर दैत्य से युद्ध किया जा रहा था तो देवी घायल हो गई थी, तो देवी देवताओं ने माता ब्रिजेश्वरी के घावों पर यहाँ पर मक्खन लगाया था। तो वर्तमान में भी ये परंपरा चलती जा रही है। इसको हम जो है धृत मंडल परंपरा के नाम से जानते हैं। इस परंपरा को निभाया जाता है। ब्रिजेश्वरी मंदिर के 3 गुंबद जो हैं वो हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म के प्रतीक हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना जो 17 मार्च 1920 को की गई थी। तो चलिए देखा जाए तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट यही थी। इसके बाद जब हम शिमला मतलब बुशहर को डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, तो काफ़ी कुछ मिला होगा शायद आपको और इसमें पढ़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।